कुछ बातों को रिवाइज करते हैं पहले। कुछ चीजें हम लोगों ने अंडरस्टैंड की थी। पहला दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा है डेटा किसे कहते हैं। डेटा की डेफिनेशन क्या थी? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि हम हासिल करते हैं। देखिए, अब हमारे पास पूरा चैप्टर है। अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो डेटा इज वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि एक कंपनी या खुद बनाएगी या बाहर से हासिल करेगी। अगर वो खुद बना रही है तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? प्राइमरी डेटा। और अगर वो बाहर से हासिल कर रही है, सेकेंडरी डेटा। अब अगर तो वो डेटा अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए क्रिएट कर रही है, तो ये डाटा कैसे जनरेट हो रहा है? इंटरनली कि एक्सटर्नली? इंटरनली। और अगर यही डाटा मैं बाहर से हासिल कर रहा हूं या बाहर के रिसोर्सेज को यूज करते हुए हासिल कर रहा हूं, तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? एक्सटर्नली जनरेटेड डाटा। ठीक बात है, मैं समझ आई। फिर डाटा की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहली किस्म, पहली टाइप, क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा था जिसमें हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते थे? नहीं, हम लोग डिस्क्रिप्टिव बातें करते थे, नरेटिव बातें करते थे। उसमें न्यूमेरिकल फिगर्स नहीं आती। हम उसके फीचर्स बताते हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्वालिटेटिव डाटा। और ऐसा डाटा जिसमें मैं कुछ नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं, इट वुड बी कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। या ऐसा डाटा जिसको मैं यूज कर सकता हूं फॉर मेजरमेंट पर्पसेस, जिसको मैं मेजर कर रहा हूं, जो मेजरिंग टर्मिनोलॉजीज में आ रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। पर हम लोगों ने बात की थी कि क्वालिटेटिव की दो सब टाइप्स हैं। पहली कौन सी थी? एक थी ऑर्डिनल और एक थी नॉमिनल। ऑर्डिनल में हम लोगों ने कहा था कि कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई रैंक, कोई ना कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे गुड, पुअर, बैड, कुछ भी कह लो। और नॉमिनल, इसमें कोई रैंक एग्जिस्ट नहीं करता। गुड और एक्सीलेंट या पुअर या बैड ये रैंक है। मगर ब्लू, ग्रीन, वाइट, ग्रे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है? नहीं। तो ये डाटा क्या है? नॉमिनल डाटा। कैफ वन, कैफ टू, कैफ थ्री, कैफ फोर, ये नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? ये ऑर्डिनल है। इसमें कैटेगरी है, पहले कैफ वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। और अगर मैं कहूं कि शर्ट, पैंट, शलवार, कमीज, ये नॉमिनल, इसमें कोई कैटेगरी नहीं। अच्छा, फिर इन क्वांटिटेटिव वी सेड कि यहां पे भी दो सब टाइप्स। पहली कौन सी थी? डिस्क्रीट। दूसरी थी कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वो है जिसको हम होल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, और कंटिन्यूअस वो है जिसको हम डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन क्लास डिस्क्रीट है कि नॉमिनल है? और सॉरी, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? डिस्क्रीट।
रेवेन्यू की फिगर कंटिन्यूअस, रेवेन्यू की फिगर क्या है? कंटिन्यूअस। यहां तक बात समझ आई? नंबर ऑफ एटीएम्स ओपन ऑफ अ बैंक, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ चेक्स इशूड बाय अ कस्टमर, डिस्क्रीट है। और बॉडी वेट, हाइट, टेम्परेचर, कंटिन्यूअस। फिर हम लोगों ने बात की थी कि डाटा की तीन तरह की कैटेगरीज। पहली कैटेगरी कौन सी थी? स्ट्रक्चर्ड डाटा। दूसरी थी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तीसरी थी सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड में और स्ट्रक्चर्ड में क्या फर्क था? स्ट्रक्चर्ड डाटा वाज प्री डिफाइंड, अरेंज्ड। अरेंज्ड कैसे? रोज एंड कॉलम्स में। और अनस्ट्रक्चर्ड, वो अरेंज नहीं है, वो फ्री फ्लोइंग डाटा है। वो फ्री फ्लोइंग डाटा, ये वर्ड यूज करना है उसकी डेफिनेशन में, फ्री फ्लोइंग। अगर ये वर्ड नहीं यूज करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। फ्री फ्लोइंग डाटा। अच्छा, अगली बात सुनना। स्ट्रक्चर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये टेबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई एग्जांपल इसके दे सकता है? एटीएम की ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट, कि कब कब एटीएम से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है और हर ट्रांजैक्शन पे कितने पैसे विड्रॉ हुए हैं, किसने विड्रॉ किए। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि किस बंदे ने पैसे विड्रॉ किए? ये तो नहीं जरूरी कि एक बंदे का अकाउंट से चलो वही पैसे निकाल सकता है, कोई और भी आके निकाल सकता है। तो ये बैंक को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा वो पैसे लेके गया? सीसीटीवी, सीसीटीवी। और सीसीटीवी से जो बैंक तस्वीर पकड़ रहा है वो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? अनस्ट्रक्चर्ड। तो बैंक्स के केस में, और ना सिर्फ बैंक्स बल्कि तमाम इदारों के केस में, स्ट्रक्चर्ड डाटा भी यूजफुल होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी यूजफुल होता है। चलो, एक बंदा आया मेरे अकाउंट से, आप फर्ज करो पैसे निकाल के ले गए, और मैंने बैंक को कोई कंप्लेन नहीं की। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन भाई ने की है मेरे अकाउंट से पैसे निकालने वाली, ये मेरी अपनी रजामंदी से हुई है, ऐसा ही, अनलेस कि मैं बैंक को कंप्लेन ना करूं। ये भाई पहुंच गए एटीएम में, तस्वीर कैप्चर की किसने? सीसीटीवी ने। तस्वीर कैप्चर करके वो कहाँ पे भेजेगा? बैंक को कैसे पता चला कि ये इंसान है, इसका ये नाम है, इसका ये आईडी कार्ड नंबर है? नादरा। नादरा के पास तमाम तर डेटाबेस मौजूद है। तो बैंक ने जब वो पिक्चर कैप्चर की तो पिक्चर के अंदर मौजूद इंसान को समझने के लिए कि ये इंसान कौन सा है, तस्वीर खींच के भेजी नादरा। नादरा ने तस्वीर से तस्वीर मैच की और बताया कि ये बंदा आया था, उसका आईडी कार्ड ये। नादरा के पास जो अनस्ट्रक्चर्ड तस्वीर गई है बैंक से, नादरा की डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? स्ट्रक्चर्ड है। तो उस अनस्ट्रक्चर्ड तस्वीर से स्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज करते हुए बैंक को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, और बैंक के रिकॉर्ड में आ गया कि जिस बंदे का अकाउंट है वो खुद नहीं था, कोई और बंदा। अब बैंक की रिपोर्ट में लिखा आ रहा होगा। अब फर्ज करो ये ट्रांजैक्शन हो गई, मुझे एक हफ्ते के बाद याद आया कि ओहो, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं और मेरी रजामंदी नहीं है। तो मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास जाऊंगा। बैंक से क्या कहूंगा जाके कि ये ट्रांजैक्शन हुई है और इसमें मेरी रजामंदी नहीं थी, मेरी कंसेंट नहीं थी, मेरे से धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। तो पता लगवाएं कि ये बंदा कौन है।
चूंकि वो अकाउंट मेरा है, मैं उस अकाउंट का मालिक हूँ, बैंक लायबल है, तो बैंक क्या देखेगा? वही सीसीटीवी उस बंदे को तलाश करेगा फ्रॉम नादरा की डेटाबेस, और फिर ये केस रजिस्टर्ड होगा और फिर इस भाई को ढूंढा जाएगा। सेम यही टेक्निक आजकल यूज हो रही है ई चलान में। ई चलान क्या कर रहा है? तस्वीर पकड़ता है, मैच करता है और चलान भेज देता है। तस्वीर पकड़ी, गाड़ी का नंबर देखा, शक्ल देखी, चलान भेज दिया। चलान किसको जा रहा है? गाड़ी के नंबर पे जो नाम आ रहा है, ये जो ड्राइव कर रहा है, जो गाड़ी के नंबर पे नाम आ रहा है, यानी कि जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। चला तो कोई भी सकता, भाई मेरे अकाउंट से पैसे इन्होंने निकाले हैं, मैसेज किसको आएगा? मुझे ही आएगा, जिसके नाम पे वो अकाउंट। तो हर इदारे में डाटा काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइएगा, वीडियो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? व्हाट्सएप पे किया हुआ मैसेज अनस्ट्रक्चर्ड है, फेसबुक पे लगाई हुई तस्वीर अनस्ट्रक्चर्ड है, ईमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड। ईमेल में दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके का डाटा मौजूद है, स्ट्रक्चर्ड भी मौजूद है और अनस्ट्रक्चर्ड भी मौजूद है। स्ट्रक्चर्ड कौन सा मौजूद है वहां पे? जो ऊपर टू, ईमेल, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, वो सारा, और जो नीचे उसका टेक्स्ट है वो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जो उस ईमेल में हम अटैचमेंट लगाते हैं, वो अटैचमेंट क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ओके। कस्टमर का दिया हुआ फीडबैक जो कि वो हमारी वेबसाइट पे आके खुद से दे रहा है, वो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? अनस्ट्रक्चर्ड है। कस्टमर का दिया हुआ वो फीडबैक जो कि हमारे सवालों के आंसर में है, जो कि हमारे सवालों के आंसर में है, वो स्ट्रक्चर्ड है। वो स्ट्रक्चर्ड है, मगर शुरू में स्ट्रक्चर नहीं होगा। पहले क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड, कागज पे होगा ना। जब तक मैं उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेता, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो डेटा जब भी ओरिजिनेट होता है, वो नॉर्मली किस कैटेगरी में होता है? स्ट्रक्चर्ड के अनस्ट्रक्चर्ड? अनस्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में होता है बाय डिफॉल्ट। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? स्ट्रक्चर्ड डाटा में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डाटा से हम काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चला सकते हैं, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड से इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं। यहाँ तक कोई बात परेशान कर रही है? क्लियर है? कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, अब मुझे बताइएगा, HTML किसकी कैटेगरी में आती है? HTML, JSON, XML फाइल, ये सारा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ये सारा सेमी स्ट्रक्चर्ड है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कुछ डेफिनेशंस के अलावा कवर कर लिया था। वो कौन सी थी? यही थी, XML, JSON और इस तरह की बातें लिखी हुई वहां पे। अभी मैं उन बातों की गहराई में नहीं जा रहा, क्योंकि वो एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या करूंगा, इन बातों के ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपको शेयर करूंगा आज इस क्लास के फौरी बाद, ग्रुप में आ जाएगी, तो आपने सिर्फ उसी को देख लेना, एंड दैट्स इट। उसके अलावा इसमें कोई गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 इज अबाउट बिग डाटा। चैप्टर 4 इज अबाउट बिग डाटा। बिग डाटा कौन सा डाटा? बिग मीन्स बड़ा, ऐसा डाटा जो कि काफी ज्यादा क्या है? बड़ा डाटा, लार्ज, ह्यूज, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। श्योर है ना? ये कैसे श्योर है?
बिग डाटा डिफाइन करें जरा, लिखें लिखें बिग डाटा बिग डाटा big data is a data which has big data is a data which has 5 V's in it. Big data is a data which has 5 V's in it. 5 V होते हैं उसमें, ABCD वाला V. तो एक डाटा उस वक्त बिग डाटा कहलाएगा जब उसमें 5 V मौजूद होंगे. क्या मौजूद होंगे? 5 V. पहला V लिखें, वॉल्यूम. पहला V क्या है? वॉल्यूम. वॉल्यूम भाई, बिग डाटा का मतलब ही क्या? ऐसा डाटा जो कि क्वांटिटी में काफी ज्यादा है, क्वांटिटी में ह्यूज है. छोटा मोटा डाटा नहीं, अच्छी खासी क्वांटिटी का डाटा, एनॉर्मस डाटा. कोई एग्जांपल दे सकते हैं कहां पे आपको बिग डाटा मिल सकता है? फेसबुक का डाटा बिग डाटा है, नादरा का डाटा बिग डाटा है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ डाटा बिग डाटा है, वो तो बहुत ही बड़ा. नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ डाटा बिग डाटा है, अमेजोन पे पड़ा हुआ डाटा बिग डाटा है, दराज पे पड़ा हुआ डाटा बिग डाटा है, फूड पांडा पे पड़ा हुआ डाटा बिग डाटा है, स्टेट बैंक का डाटा बिग डाटा है, हर बैंक का डाटा, हर इंश्योरेंस कंपनी का डाटा बिग डाटा है, हर हॉस्पिटल का डाटा बिग डाटा. इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है. आपके मोबाइल की स्टोरेज कितनी है? 128 क्या GB? किसी की इससे ज्यादा है, 256 होगी, फिर उसके बाद 512 होती है, उसके बाद 1 TB होती है, फिर 2 TB होती है. तो क्या ये बिग डाटा? ये बिग डाटा नहीं. टेराबाइट से भी ऊपर का डाटा, जिगाबाइट्स, पेटाबाइट्स, ये डाटा बिग डाटा कहलाता है, जो कि इतना ह्यूज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. और रुका हुआ नहीं है, मजीद इसमें डाटा डेली बेस पे ऐड होता जा रहा है. भाई फेसबुक क्या बंद हो गई? यूट्यूब के ऊपर रोज वीडियोस अपलोड नहीं होती? होती. तो ये डाटा रुक नहीं रहा, इसमें मजीद डाटा और इनपुट होता चला जा रहा है. तो इस चीज से एक और वी हमारे सामने आता है, और वो वी है वेलोसिटी का. वो वी किसका है? वेलोसिटी. वेलोसिटी आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा. क्या थी वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, स्पीड स्पीड स्पीड. तो वेलोसिटी मींस ये डाटा रुक नहीं रहा, तेजी से मजीद डेली बेसिस के ऊपर ऐड हो रहा है. बल्कि डेली भी छोड़े, आवरली बेसिस पे ऐड हो रहा है. तो इसकी वेलोसिटी भी काफी ज्यादा है. वॉल्यूम तो है ही ज्यादा, साथ में वेलोसिटी भी अच्छी खासी ज्यादा है. ये देखें, वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं. इट इज ह्यूज, इट इज एनॉर्मस, इट इज ह्यूज एंड एनॉर्मस. और ये ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली. व्हाट इज एक्सपोनेंशियली? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 64, 128, 256, 512, 1028, इस हिसाब से ग्रो कर रहा है. 1 2 3 4 में ग्रो नहीं कर रहा, जंप के साथ, कंपाउंडिंग के साथ ग्रो कर रहा है. और ये जनरेट कहां से हो रहा है? डेली सोर्सेस. आ कहां से रहा है? पड़ा कहां पे हुआ है? सोशल मीडिया. ऑर्गेनाइजेशनल्स मस्ट मैनेज दिस डाटा, जो कि किस फॉर्म में पड़ा? टेराबाइट्स में है, पेटाबाइट्स में है, जिगाबाइट्स में है. तो इसका इनफ्लक्स बहुत ज्यादा है, इसका इनफ्लक्स बहुत ज्यादा है. मैंने एक वर्ड को स्किप किया यहाँ से, किसको बोला? IoT को. ये बाद में बताता हूँ क्या. तो वॉल्यूम समझ आया.
कि इसका वॉल्यूम अच्छा खासा ज़्यादा है। दूसरा, वेलोसिटी, द हाई स्पीड एट विच दिस डाटा इज जनरेटेड। रोज डेली आवरली बेसिस के ऊपर ये डाटा बन रहा है, और डाटा सिर्फ बना नहीं रहा कोई, उसको साथ साथ क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। और वो प्रोसेसिंग क्या बाद में होती है, नहीं, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, उसी वक्त उसको प्रोसेस भी किया जाता है। जब आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो अपलोड क्यों करते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए उनको नजर कब आएगी, जब वो अपलोड हो जाएगी। तो वो अपलोडिंग क्या है, प्रोसेसिंग। भाई ये कैमरा क्लास रिकॉर्ड कर रहा, रिकॉर्ड हो गया, ये जाके रख दें, एलएमएस पे ना डालें, तो क्या ये डाटा प्रोसेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ये डाटा सिर्फ जनरेट हुआ है, अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग होना बाकी है। प्रोसेस होगा, फिर ये अपलोड होगा, तो कुछ जीबी ये डाटा यूज करेगा सिस्टम की, फिर जब ये अपलोड हो जाएगा तो कुछ जीबी यूज कर रहा होगा उनके सर्वर्स की, और फिर जब इंसान देखेगा तो कुछ जीबी वो यूज करेगा उसकी डाउनलोडिंग की। तो एक डाटा मल्टीपल इंटरनेट को कंज्यूम कर रहा है, मल्टीपल स्पेसेस को कंज्यूम कर रहा है, जो बना रहा है उसको भी, जो स्टोर कर रहा है उसके पास भी, और जो डाउनलोड करके देख रहा है उसके पास। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, अच्छी खासी ज्यादा है। तीसरा पॉइंट क्या है, वैरायटी। तीसरा क्या है, वैरायटी। भाई बिग डाटा के तो अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसी कॉलेज की बात कर लेते हैं, क्या इस कॉलेज में सिर्फ एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है, नहीं, मल्टीपल। प्री की अलग रिकॉर्ड हो रही है, पोस्ट की अलग रिकॉर्ड हो रही है, फास्टर की अलग रिकॉर्ड हो रही है, फिर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स की अलग अलग रिकॉर्ड हो रही है, फिर आगे जाके रिवीजन भी रिकॉर्ड हो रही है, फिर आगे जाके क्रैश बैच भी रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ तो वो रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो कितनी वैरायटी है, और ये भी एक कॉलेज है। अगर इसके 10 कैंपस हो तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, वेलोसिटी भी बढ़ गई, और साथ साथ सिस्टम में मजीद क्या एंटर हो गई है, वैरायटी। वैरायटी से क्या मुराद है बड़ा, डिफरेंट फ्लेवर्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया। यूट्यूब पे कितनी वैरायटी पड़ी है, कितने जॉनर्स पड़े हुए हैं। एक्शन मूवीज अलग से मिल जाती हैं, कॉमेडी अलग से मिल जाती हैं, गाने अलग से मिल जाती हैं, नाते अलग से मिल जाती हैं, कलाम अलग से मिल जाते हैं, सब कुछ तो पड़ा है। तो कितनी ज्यादा वैरायटी है। तो तीन वीज अभी तक हम लोगों ने पढ़े। पहला वी कौन सा, वॉल्यूम। दूसरा वेलोसिटी। तीसरा वैरायटी। द डाइवर्स, डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, एक हद से ज्यादा, एक हद से ज्यादा फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं। भाई जो डाटा हासिल किया जाता है उसमें स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो वैरायटी बेसिकली किसकी है, इन तीनों तरह की कैटेगरीज की। अगर ये कॉलेज अपनी डेटाबेस को चेक करें, तो ये जो वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, ये कौन सा डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड। जो कॉलेज ने एडमिशन करके एक्सेल की फाइल बनाई हुई है, वो डाटा कौन सा होगा, स्ट्रक्चर्ड। और जो ईमेल्स हुई हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो एक डेटाबेस में एट ए टाइम स्ट्रक्चर्ड भी पड़ा हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड भी पड़ा हुआ है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी पड़ा हुआ है। ये वैरायटी है कि तीनों तरह की कैटेगरीज मौजूद है। फिर इन कैटेगरीज के अंदर कुछ डाटा क्वालिटेटिव होगा, कुछ डाटा, फिर उसके अंदर कुछ डिस्क्रीट होगा, कुछ नॉमिनल होगा, कुछ ऑर्डिनल होगा, और कुछ नॉमिनल होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अब समझ आइए कि वो डेफिनेशन क्यों पड़ी थी। एक दफा ये तीनों डेफिनेशन को रीड कर लो जल्दी से। आईओटी बताता हूँ। हम्म
हो गया? आगे चौथा वी कौन सा? वेरासिटी। क्या आपको एक नया वर्ड है? इससे पहले कहीं पढ़ा है? वेरासिटी नया वर्ड है ना, इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा। वेरासिटी पढ़ते हैं, द एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डाटा। ये देखें, जितना ज़्यादा डाटा होगा उसमें एक मसला होगा, वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, सेम फॉर्मेट पे नहीं होगा। भाई ये क्लास जब रिकॉर्ड करते हैं तो किसी और नाम से सेव करते हैं, दूसरे कैमरामैन जो क्लास रिकॉर्ड करेंगे क्या वो सेम पैटर्न पे उसी नाम के साथ क्लास को सेव कर रहे होंगे? इनका फॉर्मेट है क्लास कोड स्पेस टीचर का नाम स्पेस बैच। हो सकता है कि कोई और कैमरामैन जब अपनी क्लास रिकॉर्ड कर ले और सिस्टम पे डाले तो उसका फॉर्मेट कुछ और हो। वो पहले लिखे टीचर का नाम, फिर लिखे क्लास का नाम, फिर लिखे क्लास का कोड। तो डाटा तो पड़ा हुआ है, मगर मसला क्या आएगा उसको फाइंड करने में। एक सिंगल फॉर्मेट पे अगर होगा तो उसको सर्च करना आसान, मगर ये सेम फॉर्मेट में नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे उस डाटा को एक्यूरेट बनाने के लिए अब उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी मौजूदा इसमें क्या पाई जा रही है? इनकंसिस्टेंसीज पाई जा रही है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है जिससे डाटा रिलायबिलिटी खो रहा है, जिससे डाटा की ट्रस्टवर्दीनेस खत्म हो रही है, खतरे में है, जेपरडाइज हो रही है, ये है वेरासिटी। कल आपको याद है हम लोगों ने एक रिव्यू देखा था जो बहुत ही अच्छा वाला रिव्यू था, और एक देखा था जो कि बहुत ही खराब था, फिर कुछ और देखे थे जो कि मॉडरेट थे। वो जो अच्छे वाला व्यू है वो साफ नजर आ रहा था कि ये बाकियों से ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और जितने ज्यादा रिव्यूज ऐड करते जाएंगे वो डाटा अब स्मॉल तो रहा नहीं है, क्या बनते जा रहा है, साथ साथ बेग बनता जा रहा है। तो उसमें कुछ ठीक बातें भी हैं और कुछ खराब बातें भी हैं। कुछ खराब बातें जान की भी डाली हैं, कुछ अच्छी बातें जान के डाली हैं। भाई एक कंपेटिटर, हो सकता है कि जो हमने खराब वाला फीडबैक पढ़ा था वो कस्टमर का ना हो, वो भी करवाया गया हो फ्रॉम अ कंपेटिटर, पॉसिबिलिटी तो है। तो डाटा कभी भी एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी बाय डिफॉल्ट नहीं होता, हमें उसको ट्रस्टवर्दी बनाना पड़ता है। और जितना ज्यादा डाटा होगा देयर इज अ ह्यूज चांस कि उसमें उतनी ही ज्यादा क्या पाई जाएगी? इनकंसिस्टेंसी पाई जाएगी। कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, कुछ चीजें बहुत ही बुरी होंगी, कुछ चीजें जान के अच्छी बनाई होंगी, कुछ चीजें जान के बुरी बनाई होंगी। तो बिग डाटा का ये मसला है। क्या मसला है? कि ये इतना ज्यादा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी नहीं होता बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अच्छा, पांचवा क्या है? वैल्यू। वैल्यू से क्या मुराद? व्हाट इज वैल्यू? व्हाट इज वैल्यू? अहमियत, यूज केस, किसी के काम आना, किसी को वैल्यू प्रोवाइड करना। तो बिग डाटा को अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें, इसको ठीक से एनालाइज करें, तो क्या ये हमें रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकता है? हाँ कि ना? करके दे सकता है। तो जितना ज्यादा डाटा होगा हम उतने ही ज्यादा उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं और उतनी ही ज्यादा इससे वैल्यू हासिल कर सकते हैं, मगर उसके लिए जरूरी है कि पहले इसको इनकंसिस्टेंसी से बाहर निकाला जाए। इसको किस फॉर्मेट में रखा जाए? सेम फॉर्मेट में रखा जाए, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? काफी ज्यादा वैरायटी। ये वैरायटी कैसे आई है? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। तो बिग डाटा के 5 फीचर। पहला फीचर कौन सा है? वॉल्यूम। दूसरा कौन सा है? वेलोसिटी। तीसरा वैरायटी। चौथा वेरासिटी। पांचवा वैल्यू। एक दफा इसको रीड कर लें फिर आईओटी की बात करें। जी
जेपटाइजिंग, तबाह करना, नुकसान पहुंचाना। एक सवाल का जवाब दें, बिग डाटा रखने के लिए मोबाइल फोन काफी है? एक अच्छा कंप्यूटर जिसकी रैम रोम हो 1 टेराबाइट की काफी है? नहीं। तो बिग डाटा को स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा बड़े डाटा सेंटर्स रखने पड़ते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स रखने पड़ते हैं। उसमें भी ये डाटा समाये से समाया नहीं जाता। उसका भी हमें मजीद आगे क्या क्रिएट करना पड़ता है, बैकअप क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा डाटा होगा, अगर ये डाटा किसी के हाथ चढ़ गया, डाटा ब्रीच हो गया, डाटा चोरी हो गया, डाटा को नुकसान पहुंच गया, डाटा खराब हो गया, तो फिर तो काम खराब, इदारा तो गया। तो उसके लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके पीछे क्या खड़ा करना पड़ता है, इसका बैकअप खड़ा करना पड़ता है। और जितनी स्पेस ये ले रहा है, उतनी स्पेस कौन लेगा, बैकअप। और ये भी बिग और वो भी बिग है, तो अगर मैं मिला के देखूं तो ये काफी ज्यादा बिग डाटा हो जाएगा। फिर जो चीजें यहाँ पे आएंगी वही चीजें वहां पे भी जाएंगी, जो चेंज यहाँ पे आएगा वही चेंज बैकअप में भी जाएगा। तो हर बिग डाटा के पीछे क्या खड़ा करना पड़ता है, उसका बैकअप खड़ा करना पड़ता है, ताकि अगर कोई भी डिजास्टर आ जाए तो उससे बचा जा सके। भाई, कॉलेज ने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो सर्वर अचानक से डाउन हो गया, और जिनका सर्वर है उन्होंने हमें कहा है कि भाई ये सर्वर 2 हफ्तों तक ठीक नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। ये क्या कि वो साइड पे हो गया, क्या बच्चे हमें बख्श देंगे? बच्चे बख्शेंगे हमें? नहीं। तो कॉलेज को क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे इसका बैकअप खड़ा करना पड़ेगा, जो कि किसी और सर्वर पे होगा, कि अगर इसका डाउन टाइम चल रहा है तो वो बेचारा एक्टिव रहे। तो बच्चों को हमें री रूट करना पड़ेगा, किसी दूसरे एलएमएस की एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हर बिग डाटा के पीछे क्या छुपा होता है, उसका प्यारा सा बैकअप, कि अगर फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं है तो बैक एंड अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को स्टिल सर्व किया जा सके। ये बातें क्लियर है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है आईओटी। आईओटी, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ, आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी है हाथ में, स्मार्ट वॉच है हाथ में? आज नहीं, वैसे यूज करते हैं। और कोई यूज करता है स्मार्ट वॉच? करते हो? कभी यूज की स्मार्ट वॉच? स्मार्टफोन यूज करते हो? अच्छा। स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच अगर हमने यूज करनी हो इकट्ठी, तो क्या वो यूज की जा सकती है? घर में आजकल काफी ज्यादा अप्लायंसेस भी ऐसी आ गई हैं जो कि स्मार्ट है। फॉर एग्जांपल एलईडी, एलईडी, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रिज, आपके घर के दरवाजे, एयर कंडीशंस, माइक्रोवेव्स, चूल्हे। आजकल के दौर में हर चीज पे कौन आगे बैठ गया, इंटरनेट। और वो इंटरनेट कहता है कि मैंने सारी डिवाइसेस को एक जगह पे जोड़ देना। आपने अगर स्मार्ट वॉच पहनी हो और आप चल रहे हो, तो क्या वो आपको ट्रैक करेगा कि आपने कितने स्टेप्स ले लिए? ट्रैक करता है। यही फिगर आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। यही फीचर कहाँ पे अवेलेबल है, मोबाइल में। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ के अपने घर का एसी भी कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट अप्लायंसेस, घर का टीवी भी कंट्रोल कर सकते हैं। मगर आप तो घर में नहीं हैं, आप तो घर से दूर हैं। अगर मैं बोलूँ हेलो गूगल या हाय गूगल, तो शायद एक आवाज़ आए, अगर आपने वो ऑन किया हुआ है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, कैसे चल रही हैं? बिकॉज ऑफ आई ओ टी, इंटरनेट ओवर थिंग्स। लेकिन नाम में छुपा हुआ है ऐसा इंटरनेट जो कि तमाम चीज़ों के ऊपर फैला हुआ है, इंटरनेट ओवर थिंग्स। सेंसर्स, स्मार्ट अप्लायंसेस,
एंड कनेक्टेड व्हीकल्स। भाई गाड़ियों में भी तो आजकल आ गया। जनरेट कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ ऑपरेशनल डाटा, ये कंटिन्यूअस डाटा जनरेट करते जा रहे हैं जो कि क्रिटिकल है मॉनिटरिंग के लिए, एफिशिएंसी के लिए और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए। भाई हर इदारे में फर्ज करो ये कैमरा जो यूज हो रहा है अगर ये भी स्मार्ट हो तो कैमरामैन को बार बार ये कैमरा एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही टीचर की मूवमेंट को देख के अपना जूम और ऑटो फोकस लगाना शुरू कर दे और बाद में इनको रिपोर्ट दे कि टीचर ने इतनी मूवमेंट की थी और ये मेरा बेस्ट एंगल है तो मुझे इसी एंगल पे रखो, और यही कैमरा कनेक्ट हुआ हो नीचे सर्वर से और जितनी रिकॉर्डिंग ये कर रहा है साथ साथ उसी सर्वर पे जा रही हो, साथ साथ कंटिन्यूअस अपलोडिंग भी चल रही हो और बाद में रिपोर्ट आ जाए कि भाई हाँ जी मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर दी, तो सिर्फ कैमरामैन का काम रह क्या गया है? कैमरा खड़ा करना। अनफॉर्चुनेटली कैमरा खुद चल के यहाँ पे आके लग नहीं सकता, बाकी सारे काम तो ये खुद भी कर सकता है। तो कंटिन्यूअसली ये भी डाटा जनरेट करना शुरू कर देगा। और क्या एक क्लास होगी? नहीं, मल्टीपल क्लासेस होगी, मल्टीपल रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे। तो आईओटी इज बेसिकली कुछ डिवाइसेस जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ओवर द सेम इंटरनेट और वो भी डेली बेस पे डाटा जनरेट कर रहे हैं। ये जो पीछे कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, ये कनेक्ट हुआ हुआ है सर्वर के साथ और कुछ हजरात इसको मोबाइल पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये जो वीडियो बना रहा है ये डाटा कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड। ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एंड के ऊपर अगर हमें एक रिपोर्ट दे कि आज पूरे दिन इस कमरे में इतनी क्लासें हुई हैं, ये अफराद आए थे, तो वो रिपोर्ट किस फॉर्मेट में होगी? स्ट्रक्चर्ड। ये कैमरा ये काम महीने के 30 दिन करे, साल के 12 महीने करे, 10 साल करे, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली क्या बनते जा रहा है? बिग डाटा बनते जा रहा है। तो बिग डाटा हो या स्मॉल डाटा हो, बिग डाटा हो या स्मॉल डाटा हो, हर डाटा को हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर डिसीजन मेकिंग। बस द पॉइंट इज कि बिग डाटा में कुछ ऐसा डाटा हो सकता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो और कुछ इंफॉर्मेशन ठीक हो, तो हमें उसको छानना है। जैसे नहीं आपकी माएँ, मेरी माँ छानती है आटे को, दालों को, चावलों को, कि उसमें से जो गैर जरूरी चीजें हैं वो निकाली जा सके और हमारे पास क्या बचे? सिर्फ काम का प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं बिग डाटा के अंदर मौजूद वेरासिटी। क्या मौजूद है? वेरासिटी मौजूद। तो 5 फीचर्स हैं। पहला कौन सा फीचर है? वॉल्यूम। दूसरा वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी, चौथा और पांचवा वैल्यू। याद है? क्लियर? सोर्सेस कहाँ कहाँ से हासिल करें, ये वही बातें जो कि हमने पहले पढ़ी हैं। इसका भी सोर्स वही है, या एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा, या प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। अब देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये किस में जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा और एक्सटर्नल में जाएगा। आईओटी स्मार्ट डिवाइसेस, ये हमारा अपना है, ये इंटरनल डाटा है और प्राइमरी डाटा। ट्रांजैक्शनल डाटा रिकॉर्ड्स, इंटरनल है और प्राइमरी है। मशीन जनरेटेड रिपोर्ट्स, ये भी इंटरनल है और प्राइमरी है। सेंसर जो कि कलेक्ट कर रहे हैं, सेंसर लगे हुए हैं, इंटरनल है और प्राइमरी है। हमारे मर्जी के मुताबिक डाटा हमें जनरेट करके दे रहे हैं। तो इसके सोर्सेज भी वही हैं जो हम लोगों ने किसके पढ़े थे? किसके पढ़े थे? स्मॉल डाटा के पढ़े थे या सिंपल डाटा के पढ़े थे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि हेल्थ केयर में इसका क्या यूज होगा, फाइनेंस में इसका क्या यूज होगा, रिटेल में इसका क्या यूज होगा, गवर्नमेंट में इसका क्या यूज होगा, तो ये वही बातें हैं जो कि हमने कहाँ पढ़ी है? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। तो एक दफा अगर आपने वो बात पढ़ ली है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत या बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक दफा पढ़ लें, एक दफा सिर्फ हेल्थ केयर पढ़ें, खुद से पढ़ें,
बिग डाटा कैसे हेल्प कर सकता है? डिजीज डिटेक्शन में, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स आपको बना के दे सकता है। अच्छा, ये प्लान्स या ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है? क्योंकि इसके पास पुराना डाटा अवेलेबल है, उसकी बेस के ऊपर ये फ्यूचर को क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में पिछले 10 साल में इस तरह के पेशेंट्स आ चुके हैं और अब आगे भी ऐसे पेशेंट्स मजीद आ सकते हैं जिसके लिए तुम्हें इन इन डॉक्टर्स की जरूरत होगी और इतने तुम्हें कमरे चाहिए होंगे। नीचे पढ़े जरा, रिटेल। पुराने डाटा को देखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे फ्यूचर में कौन सी गुड्स रखनी है, कौन सी गुड्स में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, कौन सी में मेरा प्रॉफिट कम है, मेरा कस्टमर मुझसे क्या डिमांड करता है, मैं उसको क्या बेच सकता हूँ। देन फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स। बैंक्स को ये पता है कि मैंने कितना लोन दिया, कितने लोगों ने मेरे साथ डिफॉल्ट किया, कितना मैंने इंटरेस्ट कमाया, और जिनको डिफॉल्ट मतलब जो कस्टमर्स डिफॉल्ट करके चले गए हैं, अब उनको मुझे लोन दोबारा से नहीं देना। अगर वो लेने आएंगे तो उनसे ये वेरिफिकेशन मैंने लाजमी करनी है, इनको किए बिना मैं उनको लोन दोबारा से अवेलेबल नहीं कर सकता। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। अब एक मैन्युफैक्चरर को पता है कि लास्ट डाटा के ऊपर वो देख सकता है कि जनाब रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का कहाँ से मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, लास्ट रेट क्या था, एवरेज रेट क्या है, अब क्या रेट मुझे मिल रहा है। ये सब चीज़ें वो क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। और लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। हमारी फ्यूल कितनी लग रही है, कितनी गाड़ियां हैं, कौन से ड्राइवर्स हैं, उनका चलान कब कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर वो बातें आपने याद की हुई हैं चैप्टर 1 वाली, तो वही बातों को आप रिप्रोड्यूस यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक बात समझ आती है? क्या फ्लीट मैनेजमेंट? ये जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, टीसीएस की गाड़ियाँ, बाइक्स, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स इज कॉल्ड अ फ्लीट। ग्रुप ऑफ व्हीकल्स इज कॉल्ड अ फ्लीट। भाई मुझे बताइए, बिग डाटा में क्या क्या मसले हैं? अब आपको कहानी तो समझ आ गई है, मुझे मसले बताएं, मसले क्या है बिग डाटा में? तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज। तीसरा क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी। अभी आपने कहा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो सेकंड पॉइंट पढ़े, स्टोरेज में मसला आता है। इसका सबसे बड़ा मसला किधर आएगा, स्टोर, कि मैं उस डाटा को रखूं कहाँ पे, कैसे संभालूं। स्मॉल डाटा हो तो मैं अपने मोबाइल में सेव कर लूँ, लैपटॉप में सेव कर लूँ, हार्ड ड्राइव ले आऊँ जाके फ्री सेंटर से 1 TB की, 2 TB की, उसमें रख लूँ। वो तो डाटा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और डाटा रोज के रोज बढ़ता चला जा रहा है, काम तो हो ही नहीं रहा बेचारा। तो वॉल्यूम भी है, वेलोसिटी भी है, वेरासिटी भी है, वैरायटी भी है, और वैल्यू भी देता है। मगर मसला क्या है, स्टोर कहाँ पे करो। फिर एक और मसला, ये कैसे आ रहा है, वैरायटी से और वेरासिटी से। वैरायटी से और वेरासिटी से, इसकी क्वालिटी, कुछ डाटा सेम फॉर्मेट पे होगा, कुछ सेम फॉर्मेट पे नहीं होगा, कुछ एक्यूरेट है, कुछ एक्यूरेट नहीं। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, इस वजह से इसकी क्वालिटी क्या हो रही है, ख़राब से ख़राब पे होती जा रही है। फिर एक और मसला, प्राइवेसी। बिग डाटा के अंदर सेंसिटिव डाटा बहुत ज़्यादा होगा, और अगर खुदा ना खासा वो डाटा लीक हो गया तो नुकसान हो जाएगा। भाई बैंक का डाटा अगर लीक हो जाए तो क्या लोग उस बैंक के ऊपर दोबारा से भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, अपना अकाउंट खुलवाएंगे? और जिन्होंने अकाउंट खुलवा कर रखे हुए हैं वो बंद करवा देंगे। अब डाटा जो लीक हुआ है उसमें हर बंदे का एटीएम है, हर बंदे का मोबाइल नंबर है, ईमेल है, पैसे हैं, बैंक का पासवर्ड है, यूजर आईडी है, फिंगरप्रिंट है। वो डाटा खुदा ना खास्ता अगर लीक हो जाए तो ठाकुर तो गयो, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये बहुत सारे मसले हैं बिग डाटा के साथ, मगर इन मसलों को ओवरकम भी किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। पहला मसला क्या था, क्वालिटी का। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है,
इम्प्लीमेंट करें रिगरस डेटा वैलिडेशन प्रोसेस एंड क्लींजिंग टेक्निक्स। व्हाट इज क्लींजिंग? व्हाट इज क्लींजिंग? सोचें, क्लींजिंग क्या होती है? क्या? जो औरतें करवाती हैं, क्या करवाती हैं? फेशियल टाइप, मैनिक्योर, पेडिक्योर टाइप। बिल्कुल सही कह रहा है। इसी तरीके से डाटा को भी साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, इसकी भी स्क्रबिंग की जाती है। तो तीन वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं, क्लीनिंग, क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग। क्लीनिंग, क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? क्लींजिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट क्लीनिंग और ऑल्सो यू कैन राइट स्क्रबिंग। इसके ऊपर भी एक वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? डेटा वैलिडेशन। ये क्या होता है डेटा वैलिडेशन? कभी आपने गौर किया हो तो जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, गूगल फॉर्म, तो आप उसमें कुछ टाइप करते हैं, वो आपको रोक देता है, कहता है इतने नंबर ऑफ डिजिट से आगे नहीं जाना। रोकता है आपको। अच्छा, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो अल्फा न्यूमेरिक होती हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और उसमें न्यूमेरिक्स भी आ सकते हैं। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि सिंबल्स अपने अंदर मेंटेन करने नहीं देती। जैसे अगर आप, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये अगर एक एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैं F2 करता हूँ, ये देखो, a file name can't contain any of the following। ये है डाटा वैलिडेशन, कि या इसमें अल्फाबेट्स आएंगे या इसमें न्यूमेरिक्स आएंगे, इसमें इस तरह के सिंबल्स को मैं यूज नहीं कर सकता। तो जब एक फॉर्मेट डिफाइंड हो गया कि इतने कैरेक्टर्स आएंगे, इतने नंबर्स आएंगे, इतने अल्फाबेट्स आएंगे, उससे ज्यादा आप इसमें एंटर नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड डाटा वैलिडेशन। कि हमारे बताए हुए रूल्स के मुताबिक ही इसमें डाटा इनपुट हो सकता है, अपनी पसंद से इनपुट नहीं हो सकता। अच्छा, अगली बात पढ़ते हैं। तो डाटा की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, नंबर वन, डाटा वैलिडेशन, एंड नंबर टू, डाटा क्लींजिंग टेक्निक्स। सेकंड क्या है? स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का मसला। तो ट्रेडिशनली तो हम कहाँ पे उसको रख रहे होंगे? फिजिकल सर्वर्स में रख रहे होंगे, ट्रेडिशनली, नॉर्मली। मगर जो दौर आगे का है, फिजिकल सर्विस तो खत्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? क्लाउड पे। लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? क्लाउड पे, सिस्टम्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ नाम लिखे हुए आगे, अपाचे, हडूप, स्पार्क। ये आपकी लाइफ में तीन नए वर्ड मैंने आज ऐड कर दिए हैं। पहले एक वर्ड ऐड किया था, वेरासिटी। ये तीन नए नाम ऐड कर दिए हैं। क्या नाम है? अपाचे, हडूप और स्पार्क। परेशान नहीं होना, इस तरह के नाम हम रोज पढ़ेंगे। कभी हम डीडॉस पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? डीडॉस, DDoS। कभी हम SIEM पढ़ रहे होंगे, कभी हम पिम पढ़ेंगे, कभी हम पैम पढ़ेंगे। तो ये नए से नए नाम जुड़ते चले जाएंगे हमारे साथ। इसको याद कैसे रखा जाए? बस रोज का काम रोज कर, वो नहीं करेंगे तो फिर रुक जाएंगे। तो ये तीन वर्ड्स कौन से हैं? अपाचे, हडूप और स्पार्क। ये क्या है? हडूप, अपाचे, स्पार्क। मगर ये आज नहीं, ये कब पढ़ेंगे? कल। पीछे पढ़े। और क्लाउड सॉल्यूशन, तो आसानी के लिए बता देता हूँ। स्टोरेज आजकल लोग फिजिकल सर्वर्स पे नहीं कर रहे, किस पे कर रहे हैं? क्लाउड पे कर रहे हैं। कोई इससे दो नाम अगर आप मुझे बता सकें क्लाउड्स के। एक मेगा ड्राइव है, एक गूगल जो है उसका क्लाउड है, जी ड्राइव, आई क्लाउड। फिर Amazon का है AWS। तीसरा, डेटा प्राइवेसी। इसके लिए कंट्रोल क्या है? एनक्रिप्शन। ये एनक्रिप्शन क्या होती है? डाटा को सिक्योर करना थ्रू कोड्स।
एक डाटा को रीडेबल से अनरीडेबल बनाना। एग्जाम्पल, छोटी छोटी बात के लिए हम लोग एग्जाम्पल पे पहुंच जाते हैं। क्या दुनिया, ये देखें, क्या लिखूं? माय नेम, माय नेम इज उसामा, आई एम 18 years old and I am very 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 cute। लिख लिया। अब ये मैंने मैसेज भेजना है, मगर मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई पार्टी इस मैसेज को पढ़ ले, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एनक्रिप्ट करूंगा। कैसे? जस्ट बता रहा हूं, वैसे ऐसा होता नहीं है, सिर्फ तरीकेकार समझा रहा हूं। एनक्रिप्ट हो गया। अब ये पढ़ा जा रहा है, कोई पढ़ सकता है इसको? नहीं। अब क्या होगा, ये मैंने मैसेज बनाया और ये मैंने किस फॉन्ट में रखा? फॉन्ट का नाम क्या है? एम्प्टी एक्स्ट्रा। ये एम्प्टी एक्स्ट्रा बेसिकली एक की है। मैंने फॉन्ट टाइप किया और आपको भेज दिया और आपसे कहा कि इसको एम्प्टी एक्स्ट्रा के साथ डिकोड कर लेना। तो अब ये गया किस में? एम्प्टी एक्स्ट्रा। अब जिस बंदे के पास पहुंचेगा वो उसको किसी भी उसमें कन्वर्ट करके देख सकता है कि लिखा क्या है। मगर जो बीच वाला बंदा है, अगर कोई इस डाटा को हैक करने की कोशिश भी करे तो उसको ये लाइन लिखी नजर आ रही होगी, उसको वो वेरी 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 गुड नजर नहीं आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। डाटा को किस में कन्वर्ट कर लेना? कोड्स में कन्वर्ट कर लेना, ऐसे टेक्स्ट में ले आना जो कि रीडेबल नहीं। तो इससे क्या हम करते हैं, डाटा की प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। यहां तक बात समझ आई? मुझे किताब दिखाइएगा, बुक दिखाइएगा प्लीज, कोई भी दिखा दो जल्दी से। आप लोगों ने क्या रीड करना? चैप्टर 4 में से पहला पेज आप रीड कर सकते हैं आसानी से, यानी कि पेज 29 रीड कर सकते हैं। 30 का हाफ रीड कर सकते हैं मेथड से ऊपर ऊपर। उसके बाद पेज 31 पूरा रीड कर सकते हैं। बस बस। और मैंने अब आपसे क्या शेयर करना, चैप्टर 1 में जाएं, वापस बताता हूँ क्या शेयर करना है। चैप्टर 1 में पेज 4 पे आए, पेज 4 पे एक डब्बा बना हुआ है, क्या नाम है उसका? की टर्म्स। ये मैंने आपसे शेयर करनी है। डन? चलो, ओके, मिलते हैं कल मजीद गहरी बातों के साथ। हाँ जी। अब अगर इधर से लॉग आ जाए तो कैसा आ सकता है? हम आई कैप से पूछ लेते हैं। तो आई कैप बहादुर हमें साइन करने देगा? इसमें मॉडल पेपर शायद डाउनलोड हुआ होगा, हमने किया था ना डाउनलोड मॉडल पेपर, किया तो था वैसे, मुझे याद है। मगर वो कहाँ पे गया होगा? डॉक्यूमेंट्स में गया होगा, डेस्कटॉप में गया होगा, ये सामने पड़ा हुआ था। आ गया जी। अब देखें जरा गौर से, इसका पार्ट ए पढ़े, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 V's ऑफ बिग डाटा। तो ऊपर उसने क्या दिया हुआ? एक सवाल, और इस सवाल में से हमने सिर्फ सिर्फ क्या तलाश करने हैं? 3 V's तलाश कर लिए। उसके बाद फॉर ईच वी एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन, यानी कि उस वी को इस कहानी के साथ जोड़ के एक्सप्लेन कर देना है कि वो वी क्या है और वो क्या काम कर रहा है।
और नीचे कंसिडरिंग द इश्यूज आइडेंटिफाई एनी टू डेटा रिलेटेड चैलेंजेस, जो भी हम लोगों ने देखे हैं, एंड सजेस्ट करें कि कौन सा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कंट्रोल इनको लगाना चाहिए। ये सवाल चल रहा करेंगे जब इसका वक्त आएगा, तो इस तरह का सवाल आ सकता है। हाँ हम्म। नहीं, उसने कहा इस डाटा को देखते हुए सिर्फ 3 निकाल के लिखें। हम इसको भी यूज करेंगे ना बीच में, नाउ तो वो बहुत है, जो किताब में लिखा हुआ वो मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है वो, उसको परेशान नहीं होना। हाँ वो तो कहानी शुरू हुई है, वो भी करेंगे। याद है? ओके, चलो कल मिलते हैं।